का तरीका है, इसमें थोड़ा दिक्कत है। हमें एनसीईआरटी का जो तरीका दिया हुआ है वो बहुत ज्यादा रटने वाला टाइप का है, बहुत ज्यादा रटने पे बेस्ड है वो। लेकिन अगर उस तरीके से अगर हम जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट एनसीईआरटी के हिसाब से जाएंगे, तो हमें बहुत ज्यादा रटना पड़ेगा। इसलिए हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम उस मेथड को फॉलो करेंगे जो अधिकतर कोचिंग्स में, ध्यान से सुन लेना, जो अधिकतर कोचिंग्स में, जो अधिकतर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जब तैयारी कराई जाती है तो पढ़ाया जाता है। सो हम उस मेथड को फॉलो करेंगे। अब जैसे अभी विवेक का एक कंसर्न था कि सर विवेक ने बोला कि सर हमने देखा जब यूट्यूब पे तो बहुत सारे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर दिए हुए हैं। तो बिल्कुल विवेक, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे लेक्चर्स इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि जो आप एनसीईआरटी में अलग अलग चैप्टर्स में जो आप टुकड़े टुकड़े में जो आप पढ़ते हैं उसको हम एक ही बार में कंक्लूड करके पढ़ लेते हैं। अगर बार बार आप उसी चीज को अलग अलग टुकड़े में पढ़िएगा तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, और लॉजिक लगा के पढ़िएगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इसीलिए वो जो अलग अलग चैप्टर्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो यहाँ थोड़ा बड़ा होके आ जाता है। इस वजह से जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। टू बी क्लियर, बहुत बड़ा चैप्टर है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक चैप्टर है, ये पूरा ऑर्गेनिक का बेस है। अगर यहां पे समस्या हुई तो जीवन में ऑर्गेनिक में हमेशा समस्या रहेगा। और यहां एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो गया और चीजें महसूस होने लगी तो समझ लो ऑर्गेनिक को तुम यू उड़ा दोगे। ठीक है, हर्ष बोल रहा है कितना लेक्चर लगेगा। हर्ष, ऑन एन एवरेज इस चैप्टर में लगभग लगभग 25 लेक्चर लगने वाले हैं, लगभग 25। अगर हम ठीक ठाक स्पीड से चले तो, अगर हम स्लो हुए तो बढ़ सकता है और फास्ट हुए तो घट सकता है। बाकी 25 लेक्चर लगता है लगभग लगभग इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, डन है। आदर्श बोल रहा है आइसोमेरिज्म भी साथ में पढ़ेंगे। बिल्कुल आदर्श, देखो क्या क्या पढ़ने वाले वो मैं क्लियर करता हूं टॉपिक्स। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी कहीं से पढ़ा है या ट्रैप चैप्टर देखा है, रीडिंग डाला है, वो सुन लो। हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि भैया एकदम बिल्कुल बेसिक चीज कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या है, इसको बनाते क्या कैसे हैं, जो हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भैया अपने पास कितने तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दैट इज कैटेगराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद हम पढ़ते हैं, दैट इज द सबसे बड़ा पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक, दैट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में भी एक जो मेन है दैट इज आईयूपीएससी, जो 10th क्लास में पढ़ते थे, एंड थोड़ा बहुत जनरल नॉमेनक्लेचर। ये नॉमेनक्लेचर ऐसा है जो एनसीईआरटी अलग अलग चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा करके देता है। हम इसको एक बार में ही पढ़ेंगे, मतलब 12th वाला 11th वाला सारा एक साथ, ताकि आपको चीजें कॉन्सेप्चुअली पता हो। तो नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर के बाद अपने पास आ जाता है दैट इज आइसोमेरिज्म। तो अपना जो अभी का टारगेट है कि जब तक आपका क्लास 11th का सिलेबस खत्म हो तब तक आइसोमेरिज्म खत्म हो जाए। आइसोमेरिज्म में भी आप 11th में देखिएगा तो छोटा पार्ट है, 12th में बड़ा पार्ट है। हम पूरा एक साथ पढ़ेंगे, टोटल एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, डन है। अमाइंस ये और जितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे क्लास 12th में हम पढ़ेंगे। चाहे वो कोई भी अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, जितने भी हैं आपके पास, एसिड एनहाइड्राइड, हाइड्राइड, वो सारे के सारे क्लास 12th में पढ़ेंगे। श्रेयांश बोल रहा है 10th वाला ही सिलेबस है। बिल्कुल श्रेयांश, 10th वाला ही सिलेबस है। वो इतना सा था, उसको च्युइंगम की तरफ खींच के लंबा सा कर दिया गया है। ठीक है, चलो भैया एक डाउट है, बोलो श्रेया क्या बोल रही हो। सर मेरा मैसेज नहीं आ रहा है क्या आपके पास? आ रहा है, बोलो। सर वो हम पूछ रहे थे ना कि मतलब केमिकल बॉन्डिंग स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग आपने बोला ना अभी केमिकल बॉन्डिंग अल्टरनेट पैटर्न पे चलेगा 11-2 में। तो आपका ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, जितना हुआ है उसके आगे कंटिन्यू रहेगा। ओके सर। वेटेज कितना है, हर्ष बोल रहा है इसका वेटेज कितना है। देखो हर्ष, दो तरह की चीजें हैं। यूजुअली जेई मेंस में 2 क्वेश्चन लगभग लगभग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इसका यूज करके पूछा गया है अभी तक में, जेई मेन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, नीट में भी लगभग लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका यूज करते हुए। दैट इज कैसे, यूजुअली एक क्वेश्चन आइसोमरिज्म, एक क्वेश्चन नोमेनक्लेचर, और एक क्वेश्चन दैट इज टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स के आसपास घुमा के। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हुए। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस इसके बहुत सारे आते हैं।
इनडायरेक्ट क्वेश्चन इज लाइक कि तुम्हारा कोई भी चैप्टर में इसको कहीं भी एक कॉन्सेप्ट घुसा के दे देगा। और ऑर्गेनिक की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि भैया किसी भी चैप्टर में इस चैप्टर का इस्तेमाल हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोल्स का इस्तेमाल आपने अपने जीवन में देखा है। आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़े, वहां भी मोल्स आया। आप इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े, वहां भी मोल्स आया। आप आयनिक पढ़े, वहां भी मोल्स आया। तो मोल्स तो फिर भी चल जाए कि वो छोटी चीज है, यहाँ पे जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में पूरा बेस है। और एक जो सबसे अच्छी चीज है वो ध्यान से सुनना, ये एक ऐसा सेक्शन है जिसको पुराने वाले से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर किसी का पहले का कोई चीज छूटा है तो उसका यूज मैक्स टू मैक्स 1 से 2% होता है। तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए कि आपके पुराने कोई कॉन्सेप्ट लगभग ना के बराबर यूज होने वाले हैं। ठीक है। साइड बुक, अर्पिता पूछ रही है साइड बुक क्या है। अर्पिता देखो, साइड बुक तो यार बहुत भारी भारी, मैं नाम तुमको बता दूंगा लेकिन उसको पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे। सबसे अच्छी जो बुक ऑर्गेनिक की है दैट इज मॉरिसन एंड बॉयड। सेकेंड है दैट इज सोलोमन। तो इन दोनों से बेटर है कि एक इंडियन एडिशन है दैट इज MS चौहान, आप उसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। क्वेश्चंस करने के लिए मेरा रिकमेंडेशन है कि आप उस बुक को खरीद लीजिएगा अगर आप कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने की इच्छा रखते हैं तो। MS चौहान का जेई मेन वर्जन, जेई एडवांस वर्जन और नीट वर्जन, मेन एडवांस तो एक ही साथ है, नीट वर्जन अलग से आता है, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। थियोरी पढ़ने के लिए आप सबसे पहले प्रेफर कीजिए नोट्स एंड फिर एनसीईआरटी। इसके बाद आपको अगर फिर भी है कि थियोरी की जरूरत है तब जाके आप MS चौहान उठाइएगा, अदरवाइज नहीं उठाइएगा। सारे ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे, सारे 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 कुछ, मतलब तुम निश्चिंत रहो, आराम से, बहुत टाइम अपने पास, आराम से पढ़ेंगे एकदम हौले हौले होके। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है पूछ लो। मैं देखो आज मेरे आधे घंटे चले जाए दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बाद में समस्या हो इससे पहले अभी चीजों को समझ लो। चलो एक बार मैसेज देख लो। देख तो रहो श्रेया, क्या हो गया, बोल क्या मैसेज है। ऐसे बोले जैसे कल एग्जाम है। नहीं निशिता, कल एग्जाम नहीं है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, इसलिए बोल रहा हूं ताकि चीजों को तरीके से पढ़ोगे। तो 12th का 50% सिलेबस ऑर्गेनिक है, एक बुक तुम्हारी पूरी ऑर्गेनिक है। अगर अभी तुमने इसको अच्छा करा तो 12th तुम्हारा स्ट्रांग होगा, अभी तुमने वीक कर लिया तो 12th जो है वो टॉर्चरस हो जाएगा। बहुत क्लियर सी बात है। ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग के साथ ऑर्गेनिक के नोट्स लिखने पड़ेंगे, बिल्कुल। ऑर्गेनिक के लिए बिल्कुल अलग कॉपी बना लो और उसमें नोट्स लिखना। ऑर्गेनिक जो अभी तक आपने कॉपी लिखा उसमें मत लिखते हुए चलिएगा, बिल्कुल अलग कॉपी बनाइए और अलग से नोट्स बनाइएगा उसका। ठीक है। हाँ बोलो निशिता, क्या बोल रही हो, बोलो, सुन रहा हूं मैं। ऑफलाइन क्लास कब होगा यार? ऑफलाइन क्लास का तो अब जब सरकार बोल देता हो जाएगा, 6 फरवरी तक तो नहीं होने वाला है। हर्ष बोल रहा है कि अगर ऑफलाइन हुआ तो A1 A2 साथ में चलेगा। बिल्कुल नहीं हर्ष, अगर ऑफलाइन हुआ तो A1 A2 तो जैसे चलते थे वैसे ही चलेंगे, अलग अलग ही चलेंगे। आपके बैचेस अलग अलग ही है, एक साथ नहीं है। तो अभी आपकी क्लासेस चल रही हैं क्योंकि ऑनलाइन है तो आराम से चल रहे हैं। ऑफलाइन में दोनों अलग चलेगा, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। सेम टॉपिक दोनों में भले चले लेकिन चलेगा क्लास अलग। ठीक है। एस ब्लॉक, बी ब्लॉक क्लास 12th में पढ़ेंगे विवेक, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, 2-2 3-3 दिन वाले टॉपिक्स है, बस इसको कभी भी अपन रख लेंगे। ठीक है। रट्टा मार टॉपिक्स है, बस फैक्ट्स लिखना है उसमें। एग्जाम भी ऑनलाइन ले लिया जाए। चलो कार्तिक, देखा जाएगा जैसा सिचुएशन होगा उसके हिसाब से। टेस्ट बिल्कुल श्रेयांश, वो तो होते रहेगा, वो तो इससे तो खास करके जरूरी है बहुत ज्यादा। चलिए ठीक है, तो अब भाई क्लास स्टार्ट करते हैं। जिसको इसको जो कष्ट हो मैसेज करते रहना। बोलो ईशा जल्दी से, जल्दी फास्ट। हाँ एनसीईआरटी तो ऑलरेडी डालना ही है, एनसीईआरटी कैसे छोड़ के जाओगे? एनसीईआरटी ना का सवाल कहां उठता है। और 11th का एग्जाम बिल्कुल भी ईशा, 11th का जब एग्जाम होगा तो आपको बता दिया जा। ज्यादा ऑर्गेनिक से पूछा जाता है इनऑर्गेनिक से। आकांक्षा तीनों का बराबर वेटेज है, लेकिन अभी तक के रिकॉर्ड में ऑर्गेनिक ज्यादा आई है। 33% सेक्शन होता है लेकिन आता है लगभग 37-38% लगभग सारे एग्जाम्स में। अरे जल्दी में नहीं जा, जल्दी में नहीं जा, रुक जा, हड़बड़ाओ नहीं। चलो ठीक है।
चलो तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हेडिंग डाल लीजिए, अपना जो चैप्टर है दैट इज नोन एज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनसीईआरटी के हिसाब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इसको हम अगर कॉमनली बोले, आप जब बुक्स में पढ़िएगा तो ये बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसको मासूमियत में हम बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, शॉर्ट में इसको बोलते हैं जीओसी, और जीओसी बड़ा फेमस सा वर्ड है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि भैया हमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या और क्यों इसको पढ़ना है। तो ध्यान से सुनना, दो चीजें, क्या है और क्यों पढ़ना है। अभी ये ना क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है एग्जाम में कि क्या है और क्यों पढ़ना है। हमारे लिए जानना जरूरी है कि ऐसा क्या है कि इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, इतना भाव क्यों देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, इसको भाव इतना इसलिए दिया जाता है क्योंकि दुनिया में जितनी भी लाइफ रिलेटेड चीज है, जहां भी वाइटल फोर्सेस वर्क करते हैं, वाइटल फोर्सेस मतलब वो फोर्सेस जिसके वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो जहां भी दुनिया में वाइटल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं जिसके वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है, उसके पीछे का इकलौता कारण जो सबसे बड़ा है दैट इज कार्बन। मतलब अगर कार्बन दुनिया में नहीं होता तो शायद दुनिया में कभी लाइफ नहीं होती। तो लाइफ के पीछे का जो सबसे इंपॉर्टेंट कोई एलिमेंट है जिसके वजह से दुनिया में लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है दैट इज कार्बन। इसीलिए कार्बन को हम इतना भाव देते हैं। हम मन में तो सोचते हैं कार्बन ये क्या है, ये ऐसा, ये कोयला सा कार्बन जो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो नहीं भैया, वो सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोयले पे उसके मत जाइए और डायमंड पे मत जाइएगा कि डायमंड बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, डायमंड की वजह से हमको ये पढ़ना है क्योंकि कार्बन इंपॉर्टेंट है, नहीं। कार्बन के वजह से लाइफ है। और जितने भी तरह के आप मॉलिक्यूल्स जानते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स जितने भी तरीके के जानते हैं, वो सारे बिना कार्बन के असंभव है। ये बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है लाइफ के लिए। अगर लाइफ है तो भैया उसके वजह से किसके, तो दैट इज कार्बन के वजह से। तो इसलिए हमें ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अब दूसरी चीज आती है कि भैया ऐसा क्या खास बात है कार्बन में, कार्बन इतना स्पेशल क्यों है। ऐसा क्यों नहीं है कि ऑक्सीजन हो जाता, ऐसा क्यों नहीं है कि नाइट्रोजन है, ऐसा क्यों नहीं है कि हाइड्रोजन है, ऐसा क्यों नहीं है कि सोडियम है, कार्बन ही क्यों। तो भैया कार्बन इसलिए क्योंकि कार्बन ने दो खास बातें अपने बनते वक्त ही अपने अंदर में रख ली थी। जो जिसको मतलब जो जिसने बनाया था ना, जो भी जो सबसे पावरफुल है, गॉड जो मान लो तुम अपने तरफ से, उन्होंने इस कार्बन को दो वरदान दे दिया है। और वो वो दो वरदान है जो आप क्लास 10th में भी पढ़ा करते थे, दैट इज नोन एज कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। पहले बात कर लेते हैं कैटेनेशन की। तो भैया कैटेनेशन का मतलब होता है, अभी हम लिखेंगे भी और समझेंगे भी, लिखेंगे पर सुन लो पहले। कैटेनेशन का मतलब होता है कि कार्बन के पास एक ऐसी एबिलिटी है कि वो बहुत लंबे चेन्स बना सकता है। कार्बन 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 जोड़ते जोड़ते बहुत लंबा चेन बना सकता है। मतलब वो चेन इतना लंबा हो सकता है कि उसमें मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ भी कार्बन एटम पॉसिबल है। मतलब 2, 10, 50, 100, 1000, 10 लाख करोड़ ऐसे उसमें कार्बन एटम पॉसिबल हो पाते हैं। ये कार्बन को सबसे स्पेशल बना देता है कि भैया जुड़ के वो बहुत लंबा चेन बना सकता है। दूसरी चीज है दैट इज टेट्रावैलेंसी। अब टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है, तो हम ये तो समझ चुके कि टेट्रा का मतलब 4 और वैलेंसी का मतलब कितनों से कंबाइन होने वाला है। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 4 हाथ है इसके पास। 4 हाथ का मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है, और 4 बॉन्ड बना सकता है मतलब कि वो अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स के साथ अलग अलग तरीके की बॉन्डिंग, अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स वो बनाने में कैपेबल है। और इस वजह से कहते हैं कि भैया जो कार्बन है वो बड़ा ही स्पेशल है। डन है। तो ये जो कहानी है कार्बन की, इस वजह से कार्बन जो है बड़ा स्पेशल और बड़ा अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाला बन जाता है, और इस वजह से हम बोलते हैं कार्बन बहुत स्पेशल है। तो दो रीजन कौन कौन से हैं भैया, दैट इज कैटेनेशन, दूसरा है टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन मतलब लंबा चेन बना पाना, टेट्रावैलेंसी मतलब 4 4 बॉन्ड एक साथ बना पाना।
ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग जरा यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ हर जगह तुमको दिखेगा कि भैया गाय जो है उसके साथ भी, पेड़ के साथ, तुमको यहाँ पे ऊपर में ये जो तुमको कार्स, यहाँ उसके साथ एमिशन है, इधर तुमको दिख रहा है इंडस्ट्री है, इंसान है, हर जगह लगभग लगभग कार्बन अपने रोल में है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पूरे के पूरे इकोसिस्टम में जो कार्बन है वो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और यहां से एक बात आपको और समझ में आएगी कि कार्बन के रेस्पेक्ट में ही तो मोल्स को भी डिफाइन किए थे। तो सोच के देखिए कि कार्बन की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा हो जाती है। और जितने लोग ऐसे हैं, फिलहाल एक चीज ध्यान से सुन लो, बहुत लोग ऐसे हैं जो एक बार ठीक है, चलो डन है, चलो ठीक है, ओके। सो बहुत लोग बोल रहे हैं कि भैया हम, अच्छा आवाज सुनने में दिक्कत हो रही है, रुक जा भाई, 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट मिनट, 1 सेकंड रुक जा बस। अरे रुक जा रुक जा रुक जा भाई, समझ गया, रुक जा। चलो ठीक है, तो अभी आवाज आ रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो कार्बन इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है, ठीक है। और लाइफ एग्जिस्ट, आवाज नहीं आ रहा था, अच्छा आवाज नहीं आ रहा था, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनते जाओ, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। कार्बन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो कार्बन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दुनिया में जितने भी लाइफ रिलेटेड चीजें हैं वो सिर्फ कार्बन के वजह से एग्जिस्ट कर पाई हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आता है कि कार्बन में ऐसा क्या खास बात था कि उसके वजह से लाइफ आ पाया। तो कार्बन को 2 वरदान मिले थे, एक है कैटेनेशन का, दूसरा है टेट्रावैलेंसी का। कैटेनेशन क्या चीज है? तो कैटेनेशन का मतलब होता है कि कार्बन एटम्स अपने कार्बन के साथ ही या किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होके बहुत लंबा चेन बना सकता है। टेट्रावैलेंसी का मतलब है कि कार्बन के पास, जैसे दुर्गा जी की 10 हाथ है ना, वैसे कार्बन के पास 4 हाथ है। तो वो 4 हाथ से 4 तरह के बॉन्ड्स बना सकता है, 4 एटम्स के साथ भी कंबाइन हो सकता है, अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स वो बना सकता है, और इस वजह से कार्बन बहुत स्पेशल हो जाता है। सो ये जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन, इसके वजह से उसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर डेवलप होता है जिसके वजह से लाइफ हो पाई। सो यही है कार्बन का इंट्रोडक्शन। डन है क्या? चलिए बढ़िया। सो अब बात कर लेते हैं भैया कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी है क्या। तो 1 सेकंड रुक जाओ बस। हाँ, सो ये है आपके पास कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी कि भैया कैटेनेशन क्या होता है। तो कैटेनेशन का मतलब होता है, यहाँ ध्यान से, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम। मतलब कार्बन जो है अदर कार्बन एटम के साथ बहुत लंबे लंबे चेन बना सकता है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटेनेशन। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है कि इट इज हैविंग वैलेंसी 4, कार्बन के पास 4 वैलेंसी है और उसके वजह से वो 4 एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है जरूरत पड़े तो। वो अलग अलग एलिमेंट से अलग अलग तरीके से कंबाइन हो सकता है। सो इस वजह से इसके पास ये जो 2 प्रॉपर्टी हैं, ये दोनों इसको बड़े स्पेशल बना देते हैं। श्रेया कह रही है कि कैटेनेशन का मतलब सेल्फ लिंकेज हो सकता है। बिल्कुल श्रेया, कैटेनेशन को ही सेल्फ लिंकेज भी कहा जाता है। अब ईशा कह रही है कि कैटेनेशन तो अदर एलिमेंट्स के पास भी है, जैसे सिलिकॉन के पास है, सल्फर के पास है, फास्फोरस के पास है, लेकिन कार्बन जितना नहीं है। वरदान तो सबको मिले, बहुतों को मिले,
क्या सबको बराबर वरदान मिला है? क्या सब बराबर ताकतवर हुआ करते थे? नहीं। रुक जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं रिपीट करके रुक जाओ, कोई बात नहीं। वेट वेट, ऑडियो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। चलो, तो अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है वो केमिस्ट्री जो कार्बन और इसके कंपाउंड्स के साथ डील करे। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ ध्यान से देखो तो क्या कहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट फोकसेस ऑन कंपाउंड ऑफ कार्बन। कार्बन के कंपाउंड पे फोकस करता है, लेकिन कुछ को छोड़ के, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स का मतलब क्या हुआ? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कार्बाइड्स, ठीक है। तो इनको छोड़ के ये जो सारे हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आते, हम इसको ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ते। सो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब हुआ कि वो केमिस्ट्री जो कार्बन के कंपाउंड के साथ डील करे, लेकिन CO, CO2, कार्बोनेट्स और कार्बाइड्स को छोड़ के। इनको जब हम पढ़ते हैं तो इनके लिए CO, CO2, कार्बोनेट्स और कार्बाइड्स, इनको हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। इनको माना जाता है दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनका लाइफ से ना कोई लेना देना नहीं है, इनके वजह इनका लाइफ से एक्चुअली कि लाइफ एग्जिस्ट करे, इससे इनका कोई खास लेना देना नहीं है। इस वजह से हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसिडर नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ नीचे ध्यान दीजिए, बहुत खास बात है, उस चीज को ध्यान दीजिए। तो कहता है कि इवन दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली कंटेन अ फ्यू एलिमेंट्स, द यूनिक वे कार्बन एटम्स कैन अटैच टुगेदर टू फॉर्म molecules lead to million of different organic compounds। अब इसका क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? तो सीधे आसान भाषा में समझ लो कि कार्बन जो है वो बहुत और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे सल्फर है, जैसे फास्फोरस है, जैसे हेलोजेंस है, उनके साथ भी कंबाइन होके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देता है। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री जो कार्बन के कंपाउंड के साथ डील करता है, CO, CO2, कार्बोनेट्स और कार्बाइड्स को छोड़ के। दूसरी चीज कि क्या ये किसी और कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? तो बहुत सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे वो हेलोजन हो सकता है, जैसे वो सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, इन सब के साथ वो आ सकता है। तो ये आपके पास कहानी होगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। सबसे पहली बार जो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाया गया, वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था, दैट वाज यूरिया। ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में बनाया गया था, वरना ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बनाया जा सकता। तो उसको सबसे पहले किया गया, दैट वाज यूरिया। और इसको बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे, इस प्रोसेस में जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, उनका नाम था वोलर। वोलर, ठीक है। तो ये वोलर साहब थे जिन्होंने इस रिएक्शन को किया। अमोनियम साइनेट एक कंपाउंड है, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। इसको जब उन्होंने हीट किया तो ये यूरिया में कन्वर्ट हो गया, और हम कहते हैं कि यूरिया इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरीके से पहले बार ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर किया गया था। अब कुछ लोगों का यहाँ ये कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या ये कभी हमको ये आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन कि पहचानो इसमें कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नहीं है। तो नहीं भैया, आपको ये सब नहीं आने वाला, क्योंकि कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट डिफरेंस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट डिफरेंस है कि भैया आप वहां से बता दीजिएगा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है। लेकिन हाँ, ये कुछ तरीके हैं जिससे हम बोल लेते हैं कि इस तरह के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक नहीं मानेंगे। एक ट्रिक है, जिस ट्रिक से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड पहचानते हैं, हालांकि वो ट्रिक हमेशा वैलिड हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक ट्रिक ये कहता है कि भैया अमोनियम साइनेट भी तो ऑर्गेनिक है। अमोनियम साइनेट को ऑर्गेनिक नहीं कहते श्रेयांश, इसको हम और इनऑर्गेनिक में ही कंसिडर करते हैं।
क्योंकि अमोनियम साइनेट इज मेनली आयनिक टाइप कंपाउंड, ये कोवेलेंट टाइप एक्चुअली कंपाउंड है ही नहीं, इसी वजह से इसको इनऑर्गेनिक के ही सेक्शन में रखा जाता है। ठीक है, तो ये पहला तरीका था जिससे यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया, दैट इज यूरिया, जो कि वोलर साहब ने बनाया। अब समझ लो ऑर्गेनिक को मैं तुम्हें थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन कर देता हूं, ध्यान से सुन लो ऑर्गेनिक को थोड़ा अलग तरीके से। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड्स हैं जो हमारे बॉडी में या फिर हमारे नेचर में डायरेक्टली किसी लाइफ में एग्जिस्ट कर जाए, मतलब कोई लाइफ वाली चीज हो, कोई एनिमल है, कोई प्लांट है, अगर मैं उसके अंदर में वो चीज एग्जिस्ट करती है तो ऑर्गेनिक के कैटेगरी में आएगी, अगर उसके अंदर में वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है तो ऑर्गेनिक की कैटेगरी में नहीं आएगी। अब तुम ये सुन के तुमको ये लगेगा कि भैया हमको कैसे पता कौन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसीलिए वहां एक्सेप्ट में दिया गया था जो कॉमनली हम जानते हैं कि भैया ये एग्जिस्ट नहीं करते किसी लाइफ के अंदर में, इसलिए वो ऑर्गेनिक नहीं है। तो ऑर्गेनिक का एक्चुअल फंडा यही है, जो किसी लाइफ में एग्जिस्ट किया तो ऑर्गेनिक, नहीं किया तो ऑर्गेनिक नहीं कंसिडर होगा। चल, श्रेया कह रही है कि इनऑर्गेनिक को हीट करके ऑर्गेनिक बनाया जा सकता है। श्रेया बिल्कुल ये बात सही है कि इनऑर्गेनिक में बहुत तरह के प्रोसेसेस करके हम उसको ऑर्गेनिक बना सकते हैं, हीट करके बनाए ये जरूरी नहीं है, और ना ही कभी ये आपको हार्ड एंड फास्ट डिफरेंस करने को आएगा कि क्या होते हैं ऑर्गेनिक क्या होते हैं इनऑर्गेनिक। लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि जो लाइफ के फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाए दैट इज ऑर्गेनिक, जो लाइफ के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करे दैट इज इनऑर्गेनिक, सिंपल। ठीक है, कुछ उसके एक्सेप्शंस हैं जो आपको यहाँ पे दिए हैं, दैट इज CO, CO2, कार्बोनेट्स, कार्बाइड्स, और ऐसा नहीं है कि यही है, और भी बहुत सारे हैं, पर यहां तक में चल जाता है। कार्बन का कोई भी सॉल्ट वो भी इनऑर्गेनिक होता है, जैसे बाइकार्बोनेट्स भी इनऑर्गेनिक के कैटेगरी में आते हैं। तो ये कुछ कैटेगरीज है जिससे हमको आइडिया लग जाता है कि ऑर्गेनिक में नहीं आएगा। यहां तक में किसी को दिक्कत है तो फटाफट से बता दो। सलोनी कह रही है कि लाइफ फॉर्म मीन्स, सलोनी लाइफ फॉर्म का मतलब हुआ कि कहीं प्लांट में, एनिमल में, खाने में हमको वो चीज अगर मिल रही है तो हम बोलेंगे कि भैया वो ऑर्गेनिक है, और अगर नहीं मिल रहा है तो ऑर्गेनिक नहीं है। कार्बन 14 ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, अभी कार्बन 14 पे आया नहीं हूं सिमरन, लेकिन हाँ कार्बन 14 जो है बहुत कम ट्रेसेस में वो लाइफ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा कार्बन प्रेजेंट होगा, बिल्कुल ईशा ये बात बिल्कुल सही है कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होगा ही होगा, बिना कार्बन के ऑर्गेनिक नहीं हो सकता, लेकिन सारे कार्बन वाले ऑर्गेनिक हो ये जरूरी नहीं है। ऑर्गेनिक है तो उसमें कार्बन है, लेकिन कहीं कार्बन है तो ऑर्गेनिक है ये नहीं है। जैसे कोयला, कार्बन, कोयला जो है, कोयला हमारे बॉडी में मिलता है नहीं मिलता, किसी के बॉडी में मिलता है नहीं मिलता, तो कोयला ऑर्गेनिक हुआ कि इनऑर्गेनिक हुआ? इनऑर्गेनिक हुआ। डायमंड, डायमंड किसी के बॉडी में मिलता है नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि क्या है ऑर्गेनिक क्या है इनऑर्गेनिक। अब फटाफट से हेडिंग डालिए और इसको प्रिंट आउट कर लीजिए। वोलर साहब स्टूडेंट थे बर्जीलियस साहब के, और बर्जीलियस साहब को कहते हैं कि भैया यही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्चुअली में ऑर्गेनिक के पीछे बहुत ज्यादा काम किया, ऑर्गेनिक को एक अलग लेवल पे पहुंचाए, ठीक है। एक सेक्शन बनाने वाले साइंटिस्ट थे, दैट वाज बर्जीलियस। छापिए इसको, नहीं आता कोई जरूरत नहीं है, छापो इसको फटाफट से। फ्रिंडलिच वोलर, पूरा नाम है फ्रिंडलिच वोलर। बिल्कुल ऋतु, ऑर्गेनिक में कार्बन का होना बिल्कुल उतना ही जरूरी है जितना, और क्या, हाँ एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन का होना। गुड, लिखो जल्दी। कोयला तो कार्बन से बना है, ऑर्गेनिक ना होगा? नहीं विवेक, ऑर्गेनिक नहीं होगा। अमोनियम साइनेट का डिकम्पोजिशन हुआ है ना रिएक्शन में? बिल्कुल श्रेयांश, डिकम्पोजिशन हुआ है। हाँ अनामिका, अमोनियम साइनेट इज अ इनऑर्गेनिक। प्रोटॉन सही होता है, ठीक है प्रोटॉन मान ले। अमृता आ रहा है टेक्स्ट, बोल तो यार तुम लोग। CO2 को भी रोल, अच्छा CO2 ब्रीदिंग में रोल लेता है क्या? हमारे बॉडी में मिलता है CO2? ऐसा है कि हमारे बॉडी में तुम किसी प्लांट को उठाओगे तो उसमें CO2 तुमको मिलेगा? ऐसा तो नहीं है। CO2 का यूज करते हैं हम, लेकिन उसका ऐसा थोड़ी है या प्लांट यूज कर रहा है खाना बनाने के लिए,
लेकिन उसके अंदर में मिलता है ऐसा थोड़ी है। कार्बन कंपाउंड को लैब में क्यों नहीं टेस्ट करते हैं? लैब में क्यों नहीं टेस्ट करते? आकांक्षा ये क्लियर नहीं क्या बोल रही है? बिल्कुल श्रेयांश, CN- होता है। वोलर साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस रिएक्शन को किया था। इस प्रोसेस को बोलते हैं वोलर सिंथेसिस। नहीं आकांक्षा अनम्यूट नहीं कर रहा, तुम मैसेज करो। ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होता है बॉडी में, वो ऑर्गेनिक होगा। ईसा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रहता है उस समय बॉडी में? नहीं होता ना। मैं क्या बोल रहा हूं, कार्बन का वो कंपाउंड जो लाइफ में रोल देता है, जो लाइफ में एग्जिस्ट करता है। कार्बन ही नहीं है तो कैसे ऑर्गेनिक? डायमंड बॉडी में मिलता है क्या कहीं? ना भाई, डायमंड ऊपर मिलता है, बॉडी में नहीं मिलता। हाँ, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट कार्बन बट नॉट ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक। कार्बाइड्स क्या होता है? कार्बाइड्स क्या होता है? अनामिका एक एग्जांपल देता हूं। कभी ऐसा सुने होंगे, ऐसा कहते हैं कि जैसे जो बनाना है या जो पपाया है, इनको कच्चा तोड़ के लाया जाता है और कार्बाइड्स में, या आम है उसको कार्बाइड में पकाया जाता है। कभी सुने होंगे, दुकानदार से पूछोगे ना तो बोलेगा कि कार्बाइड में पकाया हुआ है। तो एक तरीके के केमिकल कंपाउंड्स हैं जो यूज किए जाते हैं बहुत मायनों में, कभी अल्काइंस बनाने के लिए, कभी उनको किसी तरह का हार्मोनल चेंज करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए बड़े। अब तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनते हैं, बहुत सारे, कोई लिमिट नहीं है इनकी। चलिए बढ़िया। क्यों कार्बन कंपाउंड को लैब में जैसे यूरिया को टेस्ट किया गया था? हाँ, बहुत सारे बनते हैं आकांक्षा। मीथेन नहीं बनता लैब में, इथेनोइक एसिड नहीं बनता लैब में, इथेन नहीं बनता लैब में, ईस्टर नहीं बनता लैब में, सारे बनते हैं और सारे ऑर्गेनिक हैं। बिल्कुल श्रेयांश। चलो इसको छापिए फटाफट से। इसको छाप लिया है क्या? क्यों क्या बोले मधुरेंद्र? आंसर, इथेनॉल तो ऐसे भी बना लेते हैं। हाँ बिल्कुल श्रेयांश, ऐसे ही बना लेते हैं। बक मिनिस्टर फ्लोरीन वो एक एलोट्रॉप है कार्बन का। ठीक है, अभी पढ़ेंगे, एलोट्रॉप पढ़ना बाकी है। मधुरेंद्र, हाँ हमारे बॉडी में मिल रहा होता है। हमारे बॉडी में वो कार्बन प्योर फॉर्म में नहीं होता, कंपाउंड के फॉर्म में ही होता है, इसलिए वो ऑर्गेनिक है। प्योर फॉर्म में नहीं होता कार्बन। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड फिर से। चलो भाई करो, जल्दी से लिखो फटाफट से। इसको लिख लिया क्या सबने? लिख लिया सबने? चलिए ठीक है। नहीं लिखा? लिखो लिखो भाई, लिखो 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 लिखो, कोई बात नहीं, लिखो। मेथनॉल एथेनॉल बहुत हद तक सिमिलर है, लेकिन मेथनॉल डेंजरस क्यों होता है? श्रेयांश, ये कुछ वैसी ही कहानी है जैसे कि रावण और उसका भाई, क्या नाम था? अरे उसका भाई का नाम भूल गया यार मैं। विभीषण, हाँ एग्जैक्टली। तो जैसे रावण विभीषण की कहानी है, वैसी है मेथनॉल और एथेनॉल। नहीं नहीं, कुंभकर्ण तो फिर भी वो एथेनॉल की कैटेगरी का है, सॉरी मेथनॉल के कैटेगरी का, गलती से कर गया। आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। चलो यार, मुझे नहीं पता था, सो सॉरी फॉर दैट। सो विशिंग यू ऑल गर्ल्स हैप्पी नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। सॉरी फॉर दैट, मुझे याद नहीं था, इस बात का मुझे दुख है। विशिंग यू ऑल। आप लोग तो जीवन है भाई,
आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ आप वजह से है, आप मतलब रोल का कोई कोई वर्ड नहीं है ना जिसमें आपके रोल को ना लिमिट किया जा सके, ठीक है। तो इसलिए बहुत बहुत सारा आप लोग को विशेष, वॉइस का कोई दिन नहीं होता, भाग जा, वॉइस दिन चाहिए। नेक्स्ट, अब ये कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की। एटॉमिक नंबर हमको पता है, दैट इज एटॉमिक नंबर 6। मास होता है 12.011 ग्राम पर मोल, ये पावर +1 दिया हुआ है तो आप यहां पे लिख लीजिएगा 12 ग्राम पर मोल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग पॉलिंग स्केल पे 2.5 होता है, हम पढ़ चुके हैं। डेंसिटी 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट 20 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट 3652 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट 4827 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट और बॉयल होते हैं। इसका वेंडर वॉल रेडियस होता है 0.091 नैनोमीटर। आयनिक रेडियस ये आपके पास दिया हुआ है, ये आयनिक रेडियस होता है। ये -4 जब इसकी चार्ज होता है, -4 चार्ज होता है तो ये इसका आयनिक रेडियस है, और जब +4 चार्ज होता है, -4 मतलब इलेक्ट्रॉन दे दोगे रेडियस बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो घट जाएगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये आयनिक रेडियस है। 3 आइसोटोप्स मेनली इसके देखने को मिलते हैं, बात करेंगे उस पे कौन कौन से हैं, 12, 13, 14, ये 3 आइसोटोप्स है, बात करेंगे अभी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इसका कॉन्फ़िगरेशन है ये 2s2 2p2, मैं इसको थोड़ा तरीके से लिख देता हूं यहां बगल में, 2s2 2p2, और ये पहले लिखा हुआ हीलियम, ठीक है। अगर आपको पूरा लिखने की इच्छा हो तो मैं पूरा ही यहां लिख देता हूं, क्यों परेशान होना। 1s2 2s2 2p2, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है 1086.1 किलो जूल पर मोल, सेकेंड होता है 2351.9 एंड थर्ड होता है 4618.8। तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जैसे ये। उसके बाद आपके पास आइसोटोप्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एनर्जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यहां तक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको इसको मैं टिक लगा दे रहा हूं आपको, इनको आप याद करके रखिएगा। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आइसोटोप्स, कहा गया आइसोटोप्स, हाँ, वैन डर वाल रेडियस, आइसोटोप्स, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो जिसको टिक लगाया वो आपको एकदम रट्टा हुआ होना चाहिए। और एटॉमिक मास 12.011 कौन सा है, तो दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास। हमें पता है कि भैया पॉइंट में मास आया मींस वहां क्या रहा होगा, एवरेज रहा होगा, ठीक है। आयोनाइजेशन नहीं याद रखना ईशा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। पहला वाला बस याद रखना कि 1000 के लगभग होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कार्बन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑप्शंस दे देता है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो फर्स्ट वाला, बाकी सब छाप लीजिए। बिल्कुल ईशा, ये शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन तुम निकाल तो सकते हो ना, निकाल तो हम किसी में से सकते हैं। और बहुत ज्यादा एनर्जी क्यों लग रहा है, क्योंकि इसीलिए तो लग रहा है, वो चाहता है शेयर करना, पर हम निकाल तो इलेक्ट्रॉन सकते हैं ना, क्यों नहीं निकाल सकते। स्लाइड पीछे करूं, ठीक है विनीता, पहले इसको लिख लो फिर पीछे कर दूंगा, लिख लो पहले इसको। ऑफलाइन क्लास कब खुलेगा, मोस्ट प्रोबेबली शायद जो लग रहा है मुझे कि 15 फरवरी तक मैक्स टू मैक्स खुल जाना चाहिए। पता नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि मेरे कोई नीतीश कुमार के सरकार में कोई मेरे स्पाई है, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता, उनसे मेरा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं है कि मैं बताऊं, लेकिन हाँ ये बात सही है कि जो डेटा के हिसाब से लग रहा है दैट इज 15 फरवरी, बाकी लेट्स सी। बिल्कुल विनीता, सब लिखना है। मृगम कह रहा है 15 फरवरी 2023, ना भाई, क्या चाहता है बताओ, आधे लोगों के जान अटक जाएंगे, ऐसे मत करो यार। आकांक्षा ठीक है, मैं ये मैसेज सौरभ सर को पास कर दूंगा। ठीक है।
चलो बढ़िया। हो गया। जेई मेन जनवरी में होता है, बिल्कुल श्रेया, होने की उम्मीद थी लेकिन अभी नहीं होगा। अभी का डेटा ये रहा है कि मार्च एंड अप्रैल में जेई मेन होगा। लिख लो, कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है भाई, लिखो आराम से। श्रेयांश कह रहा है कि किसी दिन लॉकडाउन रहे ना रहे, 14 फरवरी को जरूर रहना चाहिए। समझ सकता हूँ श्रेयांश। तो भी वो क्या बोलते हैं, बजरंग दल बोलते हैं। तो बजरंग दल ज्वाइन करने वाला है। कौन सा है वो, भूल जाता हूँ मैं। बजरंग दल ही तो बोलते हैं ना, हाँ हाँ। 3 साल से बजरंग दल के मेंबर हो, क्या बात है, सही है। ना हम खुश होंगे ना किसी को खुश होने देंगे। बढ़िया। हाँ श्रेयांश, बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि बचपन में हमें कई भाई लेती है, अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, ऐसा है श्रेयांश। देखो श्रेयांश, तुम्हारे लिए एक चीज आ रहा है अच्छा ओके। तो श्रेयांश के लिए सजेशन की वजह श्रेयांश का, चलो एग्जाम्पल में तो आप बहुत सारे आएंगे। हाँ बिल्कुल, मृगांक ने बिल्कुल सही बात कही है। चलो, सबने छाप लिया। बातें करते रहो, लिखते रहो, रुक मत जाना। हाँ लिखो लिखो भाई, लिखो, कोई जल्दी नहीं, लिखो। इंसान जितने अपने दुख से दुखी नहीं है, उतना दूसरे के खुशी से दुखी है। सही बात है। अपने दुख से दुख नहीं है, लेकिन दूसरा खुश क्यों है उससे ज्यादा दुखी है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट आता है कि भैया अपने पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाए। सो हमने बचपन में ना कुछ तरीके पढ़े थे। जैसे हमको कोई बोलता था कि मीथेन बनाओ, और अभी भी हमने पढ़ा है, तो हमको बना लेते हैं। ठीक है, बड़े मासूमियत से बना लेते हैं मीथेन को ऐसे। ठीक है, तो इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी है ना, उनको बनाने के बहुत सारे तरीके से हम इनको बनाते हैं। एक तो तरीका है दैट इज कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना, मतलब सारे बॉन्ड्स को दिखाओ और कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाओ, पूरा का पूरा। एक है दैट इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाना। कंडेंस्ड कैसा है, तो कंडेंस ऐसे समझ लो कि जो मीथेन अभी बनाया था, मैं उसको CH4 लिख लूंगा, तो ये कहला जाएगा मेरे पास कंडेंस्ड। सबका डेफिनेशन भी लिखेंगे, पर सुनते जाओ पहले। तो सिर्फ CH4 लिख लिया तो क्या कहला जाएगा, कंडेंस कहला जाएगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपने बचपन से देखा है, और अपने बचपन से हम बनाते आए हैं इन दोनों के बारे में फॉर्मूला लिखने का, जो इनका तरीका है। अब हम एक नया तरीका सीखेंगे, दैट इज नोन एज बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। की बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो बॉन्ड लाइन को सीखने से पहले हमें इन दोनों को जानना बहुत जरूरी है कि कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या होता है और कंडेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी लिखना नहीं, रुक जाओ, ठीक है। तो भैया ये 3 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। एक और भी होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले इन तीनों को हम आराम से समझते हैं। ठीक है, तो भैया ये तीनों क्या क्या है, जरा बात करते चलते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर कहता है, यहां मैं लिख रहा हूं इसका डेफिनेशन, या ध्यान देते जाओ। कंप्लीट स्ट्रक्चर कहता है कि आपके पास जो भी कंपाउंड है, उसके सारे बॉन्ड्स को एकदम अलग अलग करके बनाइए, और वहां पे जो आप डैश लाइन का इस्तेमाल, जो आप ऐसे ये जो लाइन का इस्तेमाल करते हैं, ये लाइंस को दे दे के बनाइए। मतलब यहां बहुत क्लियर होना चाहिए कि किसके साथ कौन कौन से बॉन्ड और कितने कितने बॉन्ड बन रहे हैं। तो दिस कंबाइंस all
bonds and atoms drawn individually। मतलब यहाँ पे जितने भी बॉन्ड्स हैं उन सबको आप अलग अलग तरीके से अलग अलग बनाइए, सारे एटम्स को अलग अलग बनाइए, बिल्कुल तरीके से दिखाइए, पता होना चाहिए कि कौन किसके साथ कितना बॉन्ड बना रहा है। सो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कि दैट इज अ कंबाइंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है दैट इज, रुक जाओ अभी लिखना नहीं, नेक्स्ट है दैट इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर क्या कहता है? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर कहता है कि आप एक काम कीजिए, जो आपने सारे बॉन्ड्स बनाए ना वो सारे मत बनाइए, कुछ बनाइए और कुछ छोड़ दीजिए। ठीक है, अब किसको बनाना है किसको छोड़ना अभी हम सीखेंगे, पर ये ऐसी कहानी है कि इसमें नॉट ऑल बॉन्ड्स टू बी शोन, जस्ट symbols of combinations are used। ठीक है, तो यहां पे ना कॉम्बिनेशंस के सिंबल का इस्तेमाल कर दिया जाता है कि भैया ये इसके साथ कंबाइन है तो थोड़े से वहां पे सिंबलिक फॉर्म में कर देते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। हम बना बना के सबको देखेंगे, अलग अलग तरीके से बनाएंगे और देखेंगे ये क्या होते हैं। तो पहले आप एक काम कीजिए, पहले इस फ्लो चार्ट को बनाइए और एज इट इज लिखिए, और एक एक करके हम सबको करते चलेंगे, एक एक करके हम सबको लिखते चलेंगे। ठीक है, तो पहले इसको बनाइए फ्लो चार्ट को और इसको लिखिए, फिर हम एक एक करके बात करते चलेंगे। ठीक है, पहले इस फ्लो चार्ट को आराम से बनाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड लाइन ही है, जो सबसे लास्ट वाला वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसको बनाओ, फिर हम आराम से सबको बना बना के देखेंगे, चेक करेंगे सबको। नहीं, बेंजीन क्लोराइड नहीं है ये है क्लोरोहेक्सेन, या हेक्सेन क्लोराइड भी कह सकते हो। सबसे मजेदार सेक्शन है ये केमिस्ट्री का, सबसे मजा, पढ़ोगे मजा आएगा, नहीं पढ़ोगे तो खैर कहीं मजा नहीं आएगा, वो बात भी सही। छाप लीजिएगा, बता दीजिएगा कि छाप लिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट वाला आपको लिखना है, फीलिंग वाला चैप्टर। बिल्कुल विवेक, बिल्कुल अर्पिता, बेंजीन में ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए बेंजीन नहीं है। अरे बेंजीन से तो बहुत दोस्ती होगी तुम्हारी, वो तो एक ऐसा कंपाउंड है जो तुम्हारे सपने में भी आएगा। और में इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, ये तो मैं समझ सकता हूं, पर थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेट रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए लिख लिया सबने? लिख ही रहे हो, लिखो भाई।
लिखो लिखो, कोई बात नहीं, लिखो। बेंजीन बहुत खास हो जाएगा, बहुत। खुद का नाम भूल जाओगे लेकिन बेंजीन को नहीं भूलोगे। बीच में ये डॉट हले हटा दिया, बीच में क्या। अरे डरा नहीं रहा, डरा कह रहा हूं मैं, अच्छी चीज बोल रहा हूं। इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड। हाँ ट्रिपल बॉन्ड है श्रेया, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। अरे इथाइन कुछ नहीं है, देखो जैसे ये इथेन है तो इथेन के मैडम का नाम हो गया इथाइन, और क्या। ऐसे सुने हो ना, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर, तो उनके मैडम का नाम हो जाता है डॉक्टराइन, ठीक है। टीचर होते तो उनके साथ भी हो जाता है मास्टर, तो मास्टराइन। तो ऐसे इथेन का इथाइन, और क्या। हाँ बिल्कुल बोल दिए। मृगंग बोल रहा है कि मेरा क्या होगा। तो ठीक है, अब तो हिसाब से तुम सोच लो। हाँ बिल्कुल श्रेयांश, मैं बात करता हूँ तेरे से में, ठीक है। चलो, मैं बताता हूँ ना कहाँ पे है। दो, ठीक है। इसको नोट डाउन करो फटाफट से, दोनों पॉइंट नोट डाउन करो, और फिर अपन बात करेंगे एक एक करके क्या होते हैं ये। दोनों पॉइंट नोट डाउन करो। हाँ, पंडित का पंडिताइन, सही बात है विवेक। इथीन नहीं यार, इथीन सिंगल है, इथीन का कुछ नहीं है, ठीक है। पायलट का क्या होगा, तुम खुद से सोचते रहो क्या होगा, और क्या। तो मेरे को तो बस ये पता है कि इथेन का इथाइन, प्रोपेन का प्रोपाइन, पेंटेन का पेंटाइन, ठीक है। चलो छापो जल्दी। इंजीनियर का फीमेल वर्जन बताओ। इथीन का क्या ही यार, इथीनल तो मतलब इथीन तो सिंगल है ना, उसका क्या ही होगा। टीचर का तो बता ही दिया मैंने, अब क्या चाहते हो। टीचर का, मिस टीचर हो क्या। चलो छाप लिए, चलिए। ओके, स्टूडेंट का भी। चलो ओके। बेरोजगार का, वाह। क्रिएटिविटी। चलो, अच्छा अभी छाप ही रहे हो, लो भाई छापो छापो। छापो छापो, कोई बात नहीं, छापो। हाँ बिल्कुल सही बात है। चलो ठीक है, अब हम सीखने वाले हैं
कि कंप्लीट स्ट्रक्चर तो हमको पता है क्या होता है, सो कंप्लीट को हम कंडेंस में कैसे कन्वर्ट करें, अब हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट तो हमको पता है। अब तुम बोलो सर हमको तो कंडेंस आता ही है, क्या ही है उसमें, बॉन्ड हटा देना है। तो देखो कंडेंस में होता क्या है, कंडेंस में यूजुअली कुछ बॉन्ड को हटा देते हैं और कुछ बॉन्ड रह जाते हैं। कौन से रहते हैं और कौन से हटाते हैं, अभी हम यही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ कंप्लीट टू कंडेंस्ड। कंप्लीट से कंडेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये अभी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके हम सीखते जाएंगे। सबसे पहले इग्नोर CH bonds बोलता क्या है कि CH बॉन्ड को इग्नोर करते चलना है। CH कार्बन और हाइड्रोजन का जहां भी आपको बॉन्ड दिखे आप उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, जैसे मीथेन, तो मीथेन में आपको पता है कि भैया मीथेन में हम क्या करने वाले हैं, तो हम मीथेन को सीधे बोलते हैं कि CH4 है। क्यों? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को इग्नोर करना है। तो आपको ये लाइन इग्नोर करना है, ये नहीं कि हाइड्रोजन को इग्नोर कर देना, CH को इग्नोर कर देना, नहीं, लाइन इग्नोर कर देना है। तो आप लाइन को इग्नोर कर दो, उसके अलावा उसके बाद जो बचा उसको लिख दो, तो आप बोले हो कि भैया अपना काम बन गया। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो पहला तो ये चीज है कि आप CH बॉन्ड को इग्नोर कीजिए। दूसरी चीज, दूसरा कहता है कि अगर आपके पास बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं तो यहां ध्यान दो, रिपीटिंग यूनिट्स के लिए यूज फॉर्मेट लाइक CH2N फॉर रिपीटिंग यूनिट्स। अब यहां से मजा आएगा जरा। ठीक है, देखो मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, जैसे ये है, ध्यान देना, कौन सा कंपाउंड है भैया, पेंटेन है अपने पास। ठीक है, तो आपको पेंटेन दे दिया, आप इसको कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, तो आप कहिएगा कि हमको तो बचपन में से ही आता है, कोई नया चीज तो आप सिखा नहीं रहे, हम तो बचपन में ही सीखे थे इसको क्या करेंगे, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, चलो तो हम इसको लिख लेंगे CH3, इस वाले से 2 है ना, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे CH2, फिर इस वाले से 2 है ना, इसको लिख लेंगे हम CH2, फिर लिख लेंगे CH2, फिर लिख लेंगे हम CH3। ठीक है, बिल्कुल सही लिखे, कुछ गलत नहीं है। ये या अगर आप चाहे तो इसको और भी कंडेंस कर सकते हैं, कंडेंस तो है, इसको और भी कंडेंस कर सकते हैं और वो भी दोनों सही होगा, ये भी सही है। और आपको दिख रहा नहीं है CH2 CH2 CH2, कितने CH2 है, 3 CH2 है। तो आप इसको चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH3, और यहाँ CH2 के ऊपर में ब्रैकेट देखो, यहाँ पे लिख दो 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 CH2 है, तो आपको 3 बार CH2 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 नहीं लिखना, आप CH2 पे ब्रैकेट देके थ्राइस लगा लो तो भी आपका काम चल जाएगा। कोई ऐसा जिसको इन दोनों एग्जांपल में दिक्कत है तो मुझे फटाक से बताओ, और नहीं तो छापो, फिर अपन आगे बात करेंगे। डन है क्या? अर्पिता कह रही है कि C5H12 नहीं लिख सकते, नहीं अर्पिता, C5H12 आप नहीं लिख सकते। श्रेयांश कह रहा है CH3 2 क्यों नहीं लिखे, श्रेयांश CH3 2 अगर लिख देते तो कोई ऐसे पता चलता कि एक CH3 स्टार्ट में और एक एंड में है, बीच में हमने लिखा है 2, बीच में हमने लिखा है 3 CH2, मतलब CH2 कंटिन्यू है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या दोनों CH3 डायरेक्टली जुड़ा है? नहीं, डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है ना, तो कैसे लिख दे, नहीं लिख सकते। हम तब लिख पाते जब वो डायरेक्टली जुड़ा होता। तुम ये जरूर कह सकते कि अगर हमारे पास मान लो 2 CH3 ऐसे होता, CH3 और CH3 होता जो जुड़ा, तो आप इसको कहते कि ये CH3 ट्वाइस है, चल जाता, डायरेक्ट जुड़ा है। यहाँ तीनों CH2 डायरेक्ट जुड़ा हुआ है,
रिपीटिंग यहाँ क्या दिया, रिपीट करने वाली यूनिट्स हैं जो कंटिन्यूअस हो। यहाँ CH3 कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में गैप है, इसलिए आप CH3 ट्वाइस नहीं लगा सकते। डन है क्या? बिल्कुल कंटिन्यूटी में ही होना चाहिए। डन। चलो एक एग्जांपल और करते हैं, बाकी इसको आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टाइम आपका हो गया है और टाइम ज्यादा हो गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं टाइम ज्यादा आपका नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, तो अपन आज की सभा यहीं पे रोकते हैं, अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे और इंपॉर्टेंट है बॉन्ड लाइन, तो बॉन्ड लाइन अगले क्लास में सीखेंगे, और इसको भी जो बचे हुए चीज है उसको सीखेंगे और बाकी बॉन्ड लाइन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और यहां तक कोई चीज समझ नहीं आया तो पूछ लो, बाकी जनता जा सकती है, क्लास खत्म हो चुका। 1 मिनट ज्यादा हुआ है ना, नहीं मैं आता हूं, मैं इसलिए टाइम पे छोड़ देता हूं, मैं एक्स्ट्रा आदमी, मैं नहीं चाहता ना कि तुम्हारा टाइम बर्बाद हो यार, तुम्हारे पास बहुत सारे काम होते हैं। चलो ठीक है, बाय बाय। एक और एग्जांपल सोनिया, अगले क्लास में एग्जांपल यहीं से स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। बोलो श्रेयांश। अच्छा श्रेयांश तुम्हारा क्वेश्चन, रुक जा, मैं ऑडियो ऑन करने का परमिशन दे रहा हूं, रुक जा, मुझे क्वेश्चन बोलना।